नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए 20 प्रश्नों के सीरीज में आज हम लोग फिजिक्स के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और 20 प्रश्नों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे ताकि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो भी मेरा क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है। यानी एसआई यूनिट में जो है मूल मात्रक की संख्या कितना होता है, तो 7 होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना होता है, 7 होता है। वो कौन कौन है, तो लंबाई जिसका संकेत एम होता है, लंबाई जिसका संकेत एम होता है। दूसरा क्या, दूसरा द्रव्यमान जिसका संकेतक केजी होता है। तीसरा समय, क्या होता है, समय जिसका होता है सेकेंड। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। वहीं बात करें चौथा जो यूनिट होता है वह ताप, उसका केल्विन, ताप का संकेत केल्विन। पांचवा विद्युत धारा इसका जो संकेत होता है वह एम्पियर। उसके बाद ज्योति तीव्रता इसका जो एसआई यूनिट यानी संकेत होता है वह कैंडेला, क्या होता है, सीडी कैंडेला। वहीं सातवां की अगर बात करें तो सातवां परिमाप, पदार्थ की परिमाण होता है जिसका जो है एसआई यूनिट क्या होता है, तो मोल होता है। क्या होता है, मोल होता है। तो ये 7 हो गए मूल मात्रक और 2 होते हैं समपूरक मात्रक। समपूरक मात्रक कितना है, तो 2 होते हैं। वो 2 कौन कौन से हैं, तो वो 2 है समतल कोण। कौन समतल कोण, जिसे रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियन, जिसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है। और दूसरा होता है घन समकोण या ठोस समकोण उसे कहा जाता है। इसका होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते आगे। प्रश्न है, इनमें से कौन अदिश राशि है। कह रहा कि कौन अदिश राशि का उदाहरण है, तो विद्युत धारा जो है वह कैसी राशि है, अदिश राशि है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदिश राशि और सदिश राशि। तो अदिश राशि किसे कहते हैं, तो वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता हो, दिशा नहीं होता हो, वो सारी कहलाती है अदिश राशि। जिसमें द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा और विद्युत धारा ये सारे अदिश राशियाँ हैं। जबकि सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता हो वह कहलाती है सदिश राशियाँ। तो वेग, विस्थापन, त्वरण, बल ये सारे जो है कैसी राशियाँ हैं, तो सदिश राशियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो बल का व्यंजक या किस नियम से प्राप्त होता है, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के 3 नियम, गति के 3 नियम दिए थे। पहला जो नियम था वह उससे जो है बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है, बल की परिभाषा, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी कोई बल ना लगाया जाए। तो यह था प्रथम नियम, जिसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और जड़त्व का नियम। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। वहीं द्वितीय नियम से हम लोग को बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और तीसरा जो नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया, क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वालों को पीछे की ओर धक्का जो लगता है, नाव के किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, और रॉकेट को उड़ाने में यह न्यूटन का तीसरा गति का नियम काम करता है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण इसमें कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंची, पिलास, सिंडासी, कील निकालने वाला मशीन और हैंडपंप। यह जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण। जबकि
द्वितीय श्रेणी के उदाहरण हो गए सरौता, नींबू निचोड़ने वाले मशीन और एक पहिए कूड़ादान गाड़ी, जबकि ये द्वितीय श्रेणी के उत्तलक उदाहरण है, जबकि मनुष्य का हाथ, चिमटा, ये सारे तृतीय श्रेणी के उदाहरण हैं। इसका एक ट्रिक है ABS, आयाम, भार और शक्ति। आयाम हम लोग कहते हैं जहाँ से घूमता हो, इसका ट्रिक है जब प्रथम होगा तो ये A जो है वो सेंटर में होगा, A क्या होगा सेंटर, यानी BAS वो बीच से घूमेगा। तो कैंची हो, पिलास हो, कील निकालो मशीन हो, वो बीच से घूमता है और एक किनारे में शक्ति लगाते हैं और दूसरा में उसका वेट, जो वस्तु है उसका वेट। और दूसरा में क्या होगा, दूसरा में जो है B जो है सेंटर में होगा, यानी ABS हो जाएगा, यानी वो किनारे से घूमेगा और शक्ति हम लोग कहाँ से लगाएंगे, तो किनारे से लगाएंगे और बीच में उसका वेट होगा। तो उसका उदाहरण हो गया सरौता, जिसे हम लोग जो है शक्ति किनारे से लगाते हैं। शक्ति कहाँ से लगाते हैं, किनारे से लगाते हैं और एक किनारे से वह घूमता है और बीच में जो है वस्तु रहती है। और मनुष्य का हाथ, ये तृतीय श्रेणी का उदाहरण है, जिसमें S जो है बीच में हो जाएगा, यानी ASB, यानी वह किनारे से घूमेगा और शक्ति हम लोग सेंटर में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, सेंटर में, और भार जो वस्तु का होता है वो किनारे में होता है, जैसे मनुष्य का हाथ और चिमटा। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है G का पृथ्वी के ध्रुव पर क्या होता है। कह रहा है G का जो मान है वह पृथ्वी के ध्रुवों पर क्या होता है, तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। G की अगर बात करें, गुरुत्वीय जनित त्वरण वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी पर G का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G का मान जो है ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। किस पर होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है। विषुवत रेखा न्यूनतम होता है, विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। और शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र में जो है G का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का घूर्णन घटने से, यानी पृथ्वी का अगर घूर्णन गति हम लोग कम करते हैं तो G का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग कितना होता है। तो कह रहा है कि पृथ्वी तल के अति निकट जो उपग्रह हैं उसका कक्षीय चाल कितना होता है, तो वह होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी पृथ्वी के तल से वह कितनी हाइट पर है, कितनी ऊंचाई पर है, उस पर निर्भर करता है। उपग्रह पृथ्वी के तल से जितना दूर होगा उसकी चाल जो है उतना कम होगा। हाइट जितना अधिक होगा उसका चाल जो है क्या होगा, उतना कम होगा, चाल उतना कम होगा। द्रव्यमान, उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ऊंचाई पर निर्भर करता है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है। कह रहा है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में जो पिंड होता है उसका भार जो है बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, यानी बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो वेट क्या होता है, उसका भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब नीचे की ओर आता है, जब वह नीचे की ओर आता है तो उसका वेट जो है घटा हुआ प्रतीत होता है। जब नीचे आता है तो घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे करती हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी एक समान वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाता हो तो उसमें जो है भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता है। जब लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत तक जा लगेगा। और वहीं कह रहा है यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरेगा। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होगा, यानी वह भारहीनता का महसूस करेगा जब लिफ्ट का रस्सी टूट जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरना किसका प्रतीक होता है? तो बैरोमीटर का पारा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वह किसका प्रतीक होता है? वर्षा का प्रतीक होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका होता है? वर्षा होने का प्रतीक होता है, यानी वर्षा होने की संभावना होती है। वहीं बैरोमीटर का पारा अगर अचानक नीचे गिरता हो तो वह जो है आंधी आने का सूचक होता है। अचानक यानी डायरेक्ट तुरंत जो है अचानक नीचे गिरता हो तो वह आंधी आने का प्रतीक होता है। वहीं अगर बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जो है वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हो, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हो तो मौसम साफ रहने का संकेत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बैरोमीटर हम लोग जानते हैं यह इससे जो है वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब जो है 1 बार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब जो है 10⁵ न्यूटन या फिर इसे मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, 1 बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, यानी सतह से जितना ऊपर जाएंगे वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। पहाड़ पर खाना बनाने में कठिनाई यही प्रेशर के कारण होता है। वायुयान में बैठे यात्रियों के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाना इसी वायुमंडलीय दाब के कारण होता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, 2 भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? कह रहा है 2 भिन्न भिन्न पदार्थ, यानी 2 भिन्न पदार्थ के बीच उसके अणुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वह क्या कहलाता है? तो वह आसंजक बल कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहलाता? आसंजक बल। आसंजक बल के कारण ही वस्तु जो है एक दूसरे से चिपकती है, एक दूसरे से चिपकती है, यही आसंजक बल के कारण। वहीं ससंजक बल, तो ससंजक बल ये क्या होता है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उसके आकार निश्चित होते हैं, जबकि गैस का ससंजक बल का मान नगण्य होता है, इसलिए उसका आकार निश्चित नहीं होता है। अच्छा, पृष्ठ तनाव क्या होता है? सरफेस टेंशन। तो हम लोग जानते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है? तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्र प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव बराबर होता है यानी टी टेंशन, सरफेस टेंशन बराबर F/L, यानी प्रति या लंबाई पर बल कार्य जो है करता है, यानी प्रति एकाक लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है वह कहलाता है पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न है लोलक। प्रश्न है, लोलक घड़ी को जब चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? कह रहा है जब लोलक घड़ी को हम लोग चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो जैसे उसको चंद्रमा पर हम लोग ले जाएंगे तो वह घड़ी काम नहीं करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? वह घड़ी काम नहीं करेगा। कोई भी उपग्रह पर हम लोग अगर ले जाते हैं तो वहाँ भारहीनता के कारण जी का मान क्या होता है? 0 होता है। जी का मान 0 होता है, अतः उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अतः उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगा। लोलक की घड़ी यानी लोलक का जो आवर्तकाल होता है वह लोलक की लंबाई पे डिपेंड करता है, उसका लंबाई पे डिपेंड करता है, उसके द्रव्यमान पर। आवर्त लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L/G, यानी किसी लोलक को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाएगी। जैसे ही उसका L बढ़ेगा तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा, यानी घड़ी सुस्त हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, पाराबैंगनी
किरण की खोज किसने किया था? तो पारावैज्ञानिक किरण, इसका खोज किया था रीटर ने। किसने किया था? रीटर ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रीटर ने पारावैज्ञानिक किरण का खोज किया था, जिसका उपयोग बैक्टीरिया को नष्ट करने में, सिकाई करने में किया जाता है। वहीं बात करें गामा किरण का खोज किसने किया? गामा किरण का खोज किया था पॉल विलार्ड ने। पॉल विलार्ड ने गामा किरण का खोज किया था, जबकि रोंटजन ने एक्सरे किरण का खोज किया था। एक्सरे किरण का खोज किसने किया था? रोंटजन ने किया था। वहीं बात करें दृश्य किरण, दृश्य किरण का खोज न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। हर्शेल ने जो है अवरक्त किरण का खोज किया था। अवरक्त किरण का खोज किसने किया था? हर्शेल ने किया था। हर्शेल ने अवरक्त किरण का खोज किया था। फोटोग्राफी के कोहरे में फोटोग्राफी के रूप में अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है, जबकि मार्कोनी ने दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किया था और हेनरिक ने लघु रेडियो तरंग का खोज किया था। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि क्या नहीं बदलता? यानी ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आवृत्ति उसका नहीं बदलता, उसका चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों जो है बदल जाता है। दोनों क्या होता है? बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलता। यानी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है इस पर। तो ध्वनि का कह रहा है कि अगर माध्यम का ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा। माध्यम का अगर चाल बढ़ा देंगे तो ध्वनि का चाल क्या होता है? बढ़ जाता है। वहीं आर्द्रता, तो नमयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु में ध्वनि नमीयुक्त वायु में ध्वनि की चाल क्या होगा? अधिक होगा। अच्छा, इससे क्वेश्चन बनते हैं इसके ध्वनि की चाल से कि वायु में ध्वनि का चाल हम लोग जानते हैं 332 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि हाइड्रोजन में इसका चाल कितना होता है? तो 1269 मीटर पर सेकेंड। वहीं अल्कोहल में इसकी चाल कितना होता है? तो 1213 मीटर पर सेकेंड। वहीं जल में इसकी चाल कितना होता है? 1483 मीटर पर सेकेंड। वहीं एल्युमिनियम में इसकी चाल, ध्वनि की चाल कितना होता है? 6420 मीटर पर सेकेंड। वहीं लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड। यानी इन सबों में जो है एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल अधिक होता है 6420 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि कैसी तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने का न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रतिध्वनि यानी इको, क्या? इको। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर का या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए मीटर में 17 मीटर होनी चाहिए, एवरेज में है, या 16.6 इसका करेक्ट है, इतना मीटर होना चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड। 1/10 सेकंड जो है कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देता है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, पारा कितने डिग्री तापमान पर जमता है? तो पारा -39 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जमता है। यानी -39 डिग्री सेल्सियस होगा तब पारा जमता है, जबकि हम लोग जानते हैं पानी 0 डिग्री टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। वहीं अल्कोहल जो है वह -115 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल जमता है। अल्कोहल जो है यह जमता है। अच्छा, हम लोग एक संबंध है चारों पैमानों के बीच में संबंध, जो सेल्सियस पैमाना हो, फ़ारेनहाइट पैमाना, रोमर पैमाना और केल्विन पैमाना है, इसका एक जो है संबंध है जो हमेशा इससे एग्जाम में प्रश्न आते हैं
सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना, या रोमन में चेंज करना, या केल्विन में चेंज करना। तो C-0/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू R-0/80 इक्वल टू K- यानी केल्विन -273/100। ये इसका जो है रिलेशन है, संबंध है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। अच्छा, परम शून्य ताप क्या होता है? तो परम शून्य ताप यानी अधिकतम ताप की कोई सीमा तो हम लोग जानते नहीं होती, परंतु न्यूनतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का ताप -273.5 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। -5 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, इसे परम शून्य ताप कहते हैं। ये सेल्सियस की बात है। जबकि अगर केल्विन की बात करें तो 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहा जाता है, यानी इससे कम किसी वस्तु का टेम्परेचर नहीं हो सकता है। सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था पहले। केल्विन में व्यक्त तापमान डिग्री नहीं लिखा जाता है। केल्विन में जो भी तापमान हम लोग लिखते हैं उसे डिग्री में नहीं लिखते हैं। एक है द्रव तापमापी। तो पारा तापमापी से हम लोग जानते हैं कितना डिग्री से कितना डिग्री टेम्परेचर हम लोग नापते हैं। तो पारा से हम लोग -39 डिग्री है, तो यानी माइनस तक के टेम्परेचर को हम लोग नापते हैं। जबकि द्रव तापमापी से -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक बीच के टेम्परेचर को हम नापते हैं। जबकि गैस तापमापी जो है, इससे जो है हम लोग 1500 डिग्री तापमान तक का टेम्परेचर को नापते हैं। 1500 डिग्री टेम्परेचर तक के तापमान को हम लोग नापते हैं। वहीं प्लेटिनम प्रतिरोध तापमिति से -200 डिग्री से लेकर 1200 डिग्री टेम्परेचर के बीच का तापमान हम लोग प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से नापते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, प्रकाश का कणिका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रकाश का जो कणिका मॉडल है, यह किसने प्रस्तुत किया था? डकार्ते ने प्रस्तुत किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डकार्ते ने कणिका मॉडल को प्रस्तुत किया था, जबकि स्नेल के नियम को व्युत्पन्न किया। स्नेल ने इस नियम को क्या किया था? व्युत्पन्न किया था। इस नियम को व्युत्पन्न किया था किसने? स्नेल ने। रोमर ने सबसे पहले वेग की गणना किया था। वेग की गणना किसने किया था? रोमर ने किया था। किसने किया था? रोमर ने किया था वेग की गणना। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत क्या था? तो इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बमंडल यानी पॉकेट के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश जो है कैसी तरंग है? तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। सन 1850 ईस्वी में फूको द्वारा किए गए प्रयोग द्वारा यह दर्शाया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है। इस प्रकार तरंग मॉडल की प्रगुमिकी की पुष्टि हुई, यानी प्रिडिक्शन ऑफ द वेव मॉडल जो है इसका पुष्टि हुआ था। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में हम लोग जानते हैं 8 मिनट। कितना? 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। जबकि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड लगता है। 1.28 सेकेंड लगता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 2 प्रकार के आवेशों का नामांकन किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 प्रकार के आवेशों का नामांकन किया था, ऋण आवेश और धन आवेश। वहीं बात करें तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी तत्व का खोज किया था। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। जबकि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड। कह रहा है शुष्क सेल का जो एनोड होता है वह किसका बना होता है? तो शुष्क सेल का जो एनोड होता है यानी धनोड जो होता है वह किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार सारे जो महत्वपूर्ण सेल हैं उसे देख लेते हैं। वोल्टीय सेल, इधर हम लोग ले लेते हैं एनोड और इधर लेते हैं कैथोड।
तो वोल्टीय सेल का जो एनोड होता है वह कॉपर का बना होता है और इसका जो कैथोड होता है वह जिंक का बना होता है। वहीं बात करें लेक लांसे जो सेल है इसका एनोड जो बना होता है वह कार्बन का बना होता है और कैथोड जिंक का बना होता है। जबकि शुष्क सेल हम लोगों ने देखा, शुष्क सेल इसका जो है एनोड कार्बन का बना होता है, इसका जो कैथोड होता है वह जिंक का बना होता है। जबकि डेनियल सेल इसका जो एनोड बना होता है वह कॉपर का बना होता है और जिंक का इसका कैथोड होता है, जिंक का कैथोड होता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन से हैं? तो अनुचुंबकीय पदार्थ पहले होता क्या है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी दिशा में थोड़ा सा चुंबकीय होता है, यानी एक से कम चुंबकीय होता है। प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, ये जो है अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। उसके बाद प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, ये जो है महत्वपूर्ण जो है अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तो वैसा चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उसकी विपरीत दिशा में चुंबकीय होता है, अपोजिट दिशा में। तो कॉपर, सोना, जल, हीरा, चांदी, जस्ता, बिस्थम, ये सारे जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। और लोह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से चुंबकीय होते हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात, ये सारे जो है लोह चुंबकीय तत्व होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कोई भी चुंबकीय पदार्थ में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। अगर दोनों का पोल सेम हो, अगर सेम पोल वाले ध्रुव वाले चुंबक को अगर हम लोग सटाते हैं तो उसमें विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण होता है, यानी दोनों एक दूसरे अपोजिट दिशा में फोर्स लगाता है। और अपोजिट पोल वाले को जब नज़दीक लाते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ओपेनहीयर ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? ओपेनहीयर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। वहीं बात करें एडवर्ड टेलर, इन्होंने जो है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर जी ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। अच्छा, फर्मी जी जो है फर्मी, तो इन्होंने नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो यही फर्मी, प्रोफेसर फर्मी, इनके निर्देशन में जो है नाभिकीय रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी बनाया गया था। बढ़ते हैं। प्रश्न है, हवा की गति एवं शक्ति मापने वाला उपकरण क्या है? तो अनीमोमीटर से हवा की गति और शक्ति नापते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किससे नापते हैं? अल्टीमीटर से नापते हैं। एरोमीटर से वायु तथा गैस का भार और घनत्व नापते हैं। वहीं कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होता है। एक होता है हाइग्रोमीटर और दूसरा होता है हाइड्रोमीटर। दोनों में कन्फ्यूजन होता है। हाइग्रोमीटर जो होता है, क्या? हाइग्रोमीटर, इससे वायुमंडलीय आर्द्रता को नापते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। जबकि हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से द्रवों का जो है सापेक्षिक जो है घनत्व नापते हैं। द्रवों का जो है सापेक्षिक घनत्व किससे नापते हैं? हाइड्रोमीटर से नापते हैं। वहीं स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज, इससे क्या हम लोग नापते हैं? तो इससे जो है बारीक तार जो होता है, उसका व्यास को नापते हैं। बारीक तार के
व्यास को किससे नापते हैं? स्क्रू गेज से नापते हैं, स्क्रू गेज से नापते हैं। वहीं रेन गेज से वर्षा नापा जाता है। रेन गेज से क्या नापा जाता है? वर्षा नापा जाता है। अच्छा, पाइरोमीटर तो दूर की स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने वाला यंत्र होता है पाइरोमीटर। और ओडोमीटर तो पहियों वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने के काम में आता है। कौन सा? तो ओडोमीटर। इसे आप लोग ध्यान में रखें। दोस्तों, ये था फिजिक्स का टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए। दोस्तों, वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।